टाइप क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। तो सेक्शन 2 जो है वो 3 मार्क्स का है, सेक्शन 2 जो है वो टोटल 15 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, और क्योंकि आपसे टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए तो ये टोटल हो जाता है 15 मार्क्स का। ठीक है, तो सेक्शन 1 आपका 5 मार्क्स का है और सेक्शन 2 जो है वो आपका 15 मार्क्स का है। तो चलिए सेक्शन 1 सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको उसको देखना है, समझना है, फिर सॉल्व करना है, और सभी बच्चों को अपना एग्जाम फिनिश करने के बाद यहाँ से अपने आंसर्स टैली कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 1, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जूमिंग दैट इज द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज। जूमिंग जो है, आपने झूम कृषि के बारे में सुना होगा, जिसे हिंदी में झूम कृषि बोलते हैं, तो उसे इंग्लिश में जूमिंग बोलते हैं, और ये जूमिंग ही स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जानी जाती है। इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम दिया गया है, और भारत के भी अलग अलग स्थानों पे इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जूमिंग को किस किस नाम से जाना जाता है। वैसे ही बेसिकली इसका नाम स्लैश एंड बर्न कृषि है, और स्लैश एंड बर्न का मतलब क्या होता है कि जब किसान किसी एक क्षेत्र पर जाता है, वहाँ की ज़मीन जो होती है उसको खाली करता है। खाली करने का मतलब जैसे वहाँ पेड़ पौधे लगे हैं तो उनको जला देता है। जलाने के बाद वो ज़मीन को खाली करते हैं और वहाँ पर कृषि करते हैं, लगातार कृषि करते हैं, और कृषि करने से जब वहाँ की ज़मीन का उपजाऊपन समाप्त होने लगता है तो वो उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो शिफ्टिंग कृषि के बारे में आपने पढ़ा, तो ये इसी तरीके से ये लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम उसको शिफ्ट करते रहते हैं, अपने प्लेस को चेंज करते रहते हैं, और किसी भी जंगल को साफ करके और वहाँ पर जाके खेती यानी कि कृषि करने लगते हैं, जिसको जूमिंग या स्लैश एंड बर्न कृषि के नाम से जाना जाता है। तो इसको स्लैश एंड बर्न के सिवा और क्या क्या कहते हैं वो उसके नाम यहाँ दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको, मैक्सिको में इसे मिल्पा कहते हैं, एंड सेंट्रल अमेरिका कोनाको इन वेंजुला, वेंजुला में इसको कोनाको कहते हैं, रोका इन ब्राज़ील, ब्राज़ील में इसे रोका कहते हैं, एंड मैसोल इन सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में इसे मैसोल कहते हैं, एंड लैडेंग इज इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में इसे लैडेंग कहते हैं, रे इन वियतनाम, वियतनाम में इसे रे कहते हैं, इन इंडिया दिस प्रिमिटिव, इंडिया में भी जो ये खेती है, इन इंडिया दिस प्रिमिटिव, इसको प्रिमिटिव एग्रीकल्चर कहते हैं। तो इंडिया में फ्रॉम द प्रिमिटिव फ्रॉम द कल्टिवेशन इज कॉल्ड, जब इसको शुरू में शुरू किया गया था तब इसको क्या कहते थे, बेवार और दहिया इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो भारत में इसको प्रिमिटिव एग्रीकल्चर भी कहते हैं। प्रिमिटिव क्योंकि प्रारंभिक कृषि, शुरू में जब आदि मानव थे तो वो ऐसे ही कृषि करते थे, इसीलिए इसको प्रिमिटिव कृषि भी बोली जाती है। ठीक है, प्रारंभिक कृषि, तो प्रारंभिक कृषि का एक तरीका था ये, और इसको अभी भी भारत के बहुत सारे राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसको बेवार और दहिया कहते हैं मध्य प्रदेश में, बेवार और दहिया कहते हैं मध्य प्रदेश में, पोडू और पेंडा। ठीक है, पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पोडू और पेंडा कहते हैं, पामा ढबी, कोमान और भृंगा इन उड़ीसा। ठीक है, तो पामा ढबी और कोमान और भृंगा इन उड़ीसा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स में इनको इसे कुमारी कहते हैं, एंड वॉल्ड एंड वॉल्ड्रे ये साउथ ईस्टर्न राजस्थान में कहते हैं, खिल इन हिमालयन बेल्ट, हिमालयन बेल्ट पे इसे खिल नाम से जाना जाता है, एंड कुरवा इन झारखंड, झारखंड में इसे कुरवा कहते हैं, एंड जूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाले हिस्से में से जूमिंग यानी झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। तो आपने देखा झूम कृषि के कितने नाम है, इसको कितने अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये था आज का टॉपिक। चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, What is the name of slash and burn agriculture in Mexico? मैक्सिको में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को किस नाम से जाना जाता है? सो योर आंसर इज मिल्पा। किस नाम से जाना जाता है? मिल्पा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज जूमिंग? जूमिंग एग्रीकल्चर किस टाइप की होती है? इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, कमर्शियल क्रॉपिंग। मैंने अभी आपको बताया था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, प्रिमिटिव टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, प्रारंभिक कृषि का एक तरीका है ये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है,
बाय व्हाट नेम इज जूमिंग नोन एज इन झारखंड, झारखंड में जूमिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो झारखंड में जूमिंग को नाम जाना जाता है कुरवा नाम से। कौन से नाम से? कुरवा नाम से। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन जूमिंग प्रैक्टिस, जूमिंग किन किन राज्यों में प्रैक्टिस की जाती है? तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, क्योंकि तीनों में की जाती है इसलिए आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज का मतलब इन तीनों में ये कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज जूमिंग नॉट प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द गिवन पैराग्राफ। हमें जो पैराग्राफ अभी दिया गया है और हमने उसे रीड किया, उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जूमिंग कृषि कहाँ नहीं की जाती है? तो हमने इसमें अभी इंडोनेशिया के बारे में भी पढ़ा था, वियतनाम के बारे में भी पढ़ा था, वेनेजुला के बारे में भी पढ़ा था। तो इसका मतलब कौन सा नाम, कौन से देश का नाम अभी मेंशन नहीं हुआ है? जापान का नाम मेंशन नहीं हुआ है। दैट मीन्स कि इसका करेक्ट ऑप्शन है जापान। तो आंसर इज जापान, यानी कि ऑप्शन ए। तो ये हो गए आज के हमारे सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन 2 हमारा, इसमें 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 3 मार्क्स का है। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। ठीक है, और टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए, तो ये है आपका टोटल 15 मार्क्स का। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं एंड फिर सॉल्व करते हैं इनके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, mention any 3 measures for the conservation of energy resources. Question number 7, briefly explain the various type of agriculture. Question number 8, explain the geographical conditions required for the cultivation of rice. Question number 9 है, how can you conserve the mineral resources in your daily life? Explain. एंड लास्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी रबी क्रॉप ऑफ इंडिया। किसी एक रबी क्रॉप के बारे में आपको एक छोटा सा नोट लिखना है। तो ये है हमारे आज के सभी क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं आंसर्स। तो देख लेते हैं आज के सभी क्वेश्चंस के आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंशन एनी 3 मेजर्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। आंसर इज फॉलोइंग आर द मेजर्स टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज। नंबर 1, सोलर एनर्जी शुड बी यूज्ड मोर एंड मोर, यानी कि सौर ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, पब्लिक व्हीकल शुड बी यूज मोर इन प्लेस ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। निजी वाहनों की जगह पे हमें सार्वजनिक वाहनों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट इज मिनिमम यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शुड बी, हमें बिजली उपकरणों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। आंसर, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर आर, नंबर 1, कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर इज मेनली डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, सो मॉडर्न टेक्निक्स आर यूज्ड मोर इन इट। यानी कि कमर्शियल एग्रीकल्चर, वाणिज्य कृषि जो है वो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, इसलिए इसमें ज़्यादातर लेटेस्ट टेक्निक का यूज़ किया जाता है। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट है प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। दिस एग्रीकल्चर इज डन विद द हेल्प ऑफ सम सिंपल टूल्स। ठीक है, प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर जो है ये ऐसी कृषि है जो प्रारंभिक तौर पर की जाती थी और इसमें सिंपल टूल्स का, यानी कि साधारण औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, साधारण कृषि भी की जाती है। एंड क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर इज 3, intensive subsistence agriculture. This type of agriculture is done in areas with high population density and efforts are made to produce more and more food grains. तो इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है और उत्पादन अधिक करना होता है क्योंकि जनसंख्या अधिक होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। Explain the geographical condition required for the cultivation of rice. Geographical conditions required for the cultivation of rice. Number 1, rice is mainly cultivated in alluvial soil. Number 2, this food crop requires 25 degrees Celsius to 35 degrees Celsius temperature. And last, more than 150 centimeter of irrigation for rice cultivation required. तो राइस के लिए सबसे पहले alluvial soil में उगता है। दूसरा, इसके लिए 25 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की नीड होती है। एंड थर्ड वन 150 या उससे ज़्यादा सेंटीमीटर इरिगेशन की आवश्यकता होती है।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ कैन यू कंजर्व द मिनरल रिसोर्सेज इन योर डेली लाइफ, एक्सप्लेन। आंसर, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। नंबर 1, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज कैन बी डन बाय इन्वेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। नई नई टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम इसे कंजर्व कर सकते हैं। नंबर 2, मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड बाय रीयूजिंग देम। हम उसका दोबारा इस्तेमाल करके भी उसे कंजर्व कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी रबी क्रॉप ऑफ इंडिया। भारत की किसी भी एक रबी क्रॉप के बारे में लिखना है। मैंने यहाँ पे गेहूं के बारे में लिखा है, गेहूं के सिवा बाकी बहुत सारे रबी क्रॉप्स हैं, आप किसी और भी रबी क्रॉप के बारे में लिख सकते हैं। व्हीट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फूड क्रॉप ऑफ इंडिया विच कम्स अंडर रबी क्रॉप। ठीक है, तो वीट जो गेहूं है वो भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है और ये रबी क्रॉप के अंडर आता है। वीट इज़ ग्रोन इन एल्वियल सॉइल एट अ टेम्परेचर ऑफ 10 to 25 डिग्री सेल्सियस। वीट जो है ये भी जलोढ़ मृदा में इसका उत्पादन किया जाता है और इसमें 10 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा जो भी बच्चे आप लोगों में से गांव से बिलोंग करते हैं या कभी गांव जाते हैं घूमने के लिए तो उनको पता होगा। एंड फॉर दिस 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ इरीगेशन इज रिक्वायर्ड। इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर इरीगेशन की आवश्यकता होती है, सिंचाई के साधनों की आवश्यकता होती है। तो ये हैं हमारे आज के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। आई होप आपको समझ में आएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।